नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि पेंशनर्स से रिलेटेड था। ठीक है, जो भी डॉट वाले पेंशनर्स है, जो पहले डॉट में काम करते थे फिर बीएसएनएल में अब्जॉर्ब होके आए थे। ठीक है, तो पेंशनर्स नहीं, कर्मचारी थे पहले, फिर पेंशनर्स बन गए। लेकिन ये जो पेंशनर्स से रिलेटेड जो मेरा वीडियो था, इस पर मुझे एक सर का कमेंट आया था जहां पर उन्होंने बताया था कि दयानंद पांडे जी है, ठीक है, उन्होंने पूछा है मुझसे कि मैं जानना चाहता हूं कि हम पेंशन भोगियों को दूर संचार विभाग यानी कि डीओटी नई दिल्ली द्वारा पेंशन मिल रही है। दूसरी पीआरसी के नियम 4:37 के अनुसार डीओटी द्वारा पेंशन संशोधन किया गया था और हमें बकाया राशि भी मिल गई है। फिर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? मतलब उनको सेकंड पीआरसी यानी कि अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है, अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, मतलब सेकंड पीआरसी चल रहा है। अब सेकंड पीआरसी के तहत उनको दिल्ली द्वारा यहाँ पर 4:37 के हिसाब से उनको पेंशन भी मिल गई है, बकाया राशि भी मिल गई। ठीक है, अब उनको चिंता किस बात की करनी चाहिए? ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब मैं डायरेक्ट वहां पर नहीं दे पाया था। सवाल जो आपने पूछा है उसका जवाब थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं और वीडियो के माध्यम से जितने मेरा अन्य सब्सक्राइबर है जिनके सवाल इस सवाल से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर बता दूं ताकि उनको भी इस सवाल का जवाब मिल सके। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो सवाल है वो है, डॉट पेंशनर्स को जब बकाया मिल गया है, पेंशन मिल गई है, एरियर मिल गया है, तो फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? ठीक है, तो चिंता करनी चाहिए, बहुत सारी चिंताएं हैं, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं कुछ 4 पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा इस जानकारी को एकदम टुकड़ों में पूरी एक्सप्लेन करके कि आखिर क्यों आपको टेंशन लेनी चाहिए या फिर चिंता करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर क्या आता है? नेक्स्ट पे रिवीजन है जो, यानी कि थर्ड पीआरसी आने वाला है। अभी फिलहाल सेकंड पीआरसी चल रहा है, तो नेक्स्ट पे रिवीजन आने वाला है और इसके साथ ही जो नेक्स्ट पे रिवीजन आने वाला है वो फिलहाल पेंडिंग है, आज का नहीं है, 2017 का है। तो पेंडिंग है तो इसकी दिक्कत है हमें। ठीक है, ये एक तरह की चिंता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है 78.2% फिटमेंट इशू। जैसा कि यहां पर पुराना जो सेकंड पीआरसी जब लागू हुई थी तब 78.2% फिटमेंट लिया गया था या डीए में मर्ज होकर आया था। ठीक है, तो वो इशू क्या है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये जानकारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेंशन का कटौती, जो पेंशन की कटौती होती है और उसकी रिकवरी का डर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो हर एक पॉइंट समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम का पालन। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो हम आगे वीडियो में जानेंगे। पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। पहले आपको दूसरे वेतन संशोधन समिति यानी कि पीआरसी के नियम 4:37 के तहत संशोधित पेंशन और उसका बकाया मिल गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बड़ी जीत है आपके लिए। ठीक है, चिंता का विषय यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग, पे कमीशन या फिर पीआरसी आता है। आपके रिटायरमेंट होने के बाद भी आपकी पेंशन महंगाई भत्ते यानी कि डीएनएस, लीफ, डीआर और अगले पीआरसी के आधार पर संशोधित होती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब चिंता यह है कि हर 10 साल में होती है तो 10 साल में आपकी पीआरसी मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, पिछला आपने 2017 में थर्ड पीआरसी आपको मिलनी थी, 9 साल हो गए उस बात को, अभी तक नहीं मिली। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? चिंता ही है, आपको फिक्र है कि यार कब मिलेगी, पेंडिंग इशू है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डॉट का स्पेशल इशू, बीएसएनएल एमटीएनएल के से अवशोषित हुए पेंशन भोगियों के लिए यह संशोधन अक्सर केंद्र सरकार के कर्मचारी सीडीए स्केल के बजाय पीएसयू आईडीए स्केल के पैटर्न पर होते हैं। ठीक है, इन आईडीए पैटर्न संशोधनों को मंजूरी मिलने और लागू होने में अत्यंत विलंब होता है, अक्सर सालों का समय भी लग जाता है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आता है? जब तक अगला संशोधन लागू नहीं हो जाता यानी कि थर्ड पीआरसी, तब तक आपकी निश्चित पेंशन की कीमत महंगाई के कारण काफी गिर चुकी होती है। आपको बकाया यानी कि जो एरियर मिलता है, लेकिन वह सालों की घटी हुई क्रय शक्ति की भरपाई पूरी तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए एक संशोधन पूरा होने पर भी आपका विलंब एक सतत चिंता बना रहता है। मतलब संशोधन हो भी जाए फिर भी आपको उसका लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट समझते हैं कि 78.2% फिटमेंट इशू क्या है। ठीक है, देखिए विसंगतियां भी है और 78.2% फिटमेंट इशू भी है।
भले ही आपका व्यक्तिगत कागजात सही हो, लेकिन पूरे समूह के लिए लागू होने में जटिल नियमों में जो अक्सर गलतियां और अंतर छूट जाते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जैसे कि थर्ड पीआरसी की जंग काफी टाइम से चल रही है। ठीक है, अब डोट पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन की गणना अत्यंत जटिल है, क्योंकि इसमें आईडीए और सीडीए और वापस आईडीए या अन्य फिटमेंट के नियमों का भी मिश्रण शामिल होता है। सबसे बड़ा विवाद यानी कि 78.2% क्या है? 2017 से पहले जो भी रिटायरमेंट हुए कुछ कर्मचारियों की पेंशन के लिए 78.2% फिटमेंट की मांग एक बड़ी समस्या थी। इस नियम में मामूली अंतर के कारण दो अलग अलग पेंशन भोगियों की अंतिम राशि में हजारों का अंतर आ जाता था। ठीक है, अब भले ही 4:37 लागू हो गया हो और अक्सर नई विसंगतियां पैदा हो ही जाती है। ठीक है, प्री 2007, अब कौन कौन सी विसंगतियां देख लेते हैं। प्री 2007 बनाम पोस्ट 2007 के सेवानिवृत्त लोगों के बीच अंतर, जो भी रिटायरमेंट हुए हैं इसके तहत उनके बीच अंतर, विभिन्न कर्मचारियों ग्रेडों यानी कि एग्जीक्यूटिव ग्रेडर्स के बीच पेंशन कैलकुलेशन में अंतर, उसके बाद नेशनल इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन में चूक मतलब गलती। अब चिंता का विषय है, पेंशन भोगी चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि उनके पड़ोसी या फिर साथ में काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके साथ उन्हें अधिक पेंशन मिल रही है, केवल इसलिए क्योंकि गणना में एक मामूली सा पैरामीटर छूट गया है। इसलिए पेंशन संशोधन के बाद भी पूरी तरीके से सही कैलकुलेशन सुनिश्चित करने की चिंता बनी रहती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया है, हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि पेंशन कटौती और रिकवरी का डर। सरकारी विभाग गलती से आपको ज्यादा पैसे दे सकता है और सालों बाद उस अतिरिक्त भुगतान को ब्याज सहित वापस मांग सकता है। कैसे देखते हैं? पेंशन की गणनाएं मनुष्य द्वारा की जाती है और वे लोकप्रिय त्रुटियों यानी कि क्लियरिकल एरर के अधीन होती है। यह संभव है कि आपके संशोधन नियम 4:37 के तहत आपको जितनी भी पेंशन मिलनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज्यादा या फिर कम पेंशन या बकाया राशि मिल गई हो। अब इसमें कटौती का खतरा है। पहले सरकारी विभाग कई सालों बाद इस गलती का पता चलने पर भी पेंशन में कटौती शुरू कर देते थे और पिछले सालों में दिए गए अतिरिक्त पैसे की वसूली का नोटिस घर भेज देते थे। यह सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो वित्तीय स्थिरता के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होती थी। ठीक है, अब इसमें कुछ नई राहत हो गई है। देखिए, पहले आपको दिक्कत ये थी कि आपके खाते में जो भी ज्यादा पैसा चला गया, ठीक है, गलती से चला गया सरकार से, वो क्या करती थी, क्या डायरेक्ट नोटिस भेज देते थे आपको कि यार भैया आपके खाते में ज्यादा पैसे चले गए हैं, आप वापस कर दो या फिर ऐसा ऐसा कर दो, हम ऐसा ऐसा कर देंगे। इससे कर्मचारियों को बहुत झटका लगता था। या फिर ऐसे में क्या होता था कि आपकी जो नेक्स्ट महीने में पेंशन आने वाली है उसमें कटौती कर देते थे। तो एक तरह की चिंता है आपके लिए ये। ठीक है, भले ही आपकी पेंशन मिल गई हो, भले ही आपको एरियर मिल गया हो, लेकिन चिंता तो है। ठीक है, लेकिन अब नई राहत कर दी सरकार ने, एक ऐसी स्कीम निकाल दी है जहां पर हाल ही में सरकार ने पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है। यदि 2 साल से अधिक समय बाद लोकप्रिय त्रुटि पाई जाती है तो पेंशन में कटौती या वसूली करने से पहले विभाग को उच्च स्तरीय सहमति लेनी होगी। मतलब भैया अब आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते हो कि भैया आपके अकाउंट में हमने ज्यादा पैसा डाल दिया या फिर गलती से चला गया है तो आप फटाक से दे दीजिए, कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं होगा। अब उनको भी एक वारंट जैसा लेना पड़ेगा आप पर हाथ डालने के पहले कि भैया ज्यादा पैसे चले गए हैं। मतलब ऐसा क्या है, बार बार अगर नोटिस भेजते रहेंगे तो हमें एक डर सा रहेगा, चिंता रहेगी। तो एक तरह की राहत कर दी है सरकार ने, एक स्कीम जारी कर दी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर भी चिंता, एक और नई चिंता। देखिए, यह नया नियम एक सुरक्षा कवच है, लेकिन यह संभावना को समाप्त नहीं करता है। उनकी पेंशन में गलती हो सकती है। कोई भी पेंशन भोगी नहीं चाहता है कि सालों बाद जब वे अपनी पेंशन पर पूरी तरीके से निर्भर हो तब अचानक से उन्हें एक बड़ी वसूली का नोटिस आए कि भैया आपके खाते में इतने साल हो गए हैं, 4-5 साल से ज्यादा पेंशन आ रही है, तो जितना भी ज्यादा पैसा चला गया आपके खाते में वो ब्याज सहित हमको वापस दे दो। ऐसा नोटिस अगर आपके घर आ गया तो कैसा लगेगा? बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये एक तरह की चिंता है। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, क्लियर होगी ये पेंशन कटौती और रिकवरी का डर क्लियर है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आता है प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम का पालन। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनको अभी भी पेंशन मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, जमाना बदलता जा रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें भी चलना पड़ता है। ठीक है, जमाना बदल रहा है, मतलब हर एक लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, पहले नहीं था, आज से 7-8 साल 10 साल पहले नहीं था, लेकिन आज है। डिजिटल जमाना है, तो मतलब जो भी पेंशन से रिलेटेड काम होंगे वो भी डिजिटल हो जाएंगे सारे। ठीक है,
तो ऐसे में क्या है, चौथे पॉइंट में आपको बताया जाता है आपको बस पेंशन मिलती रहे इसके लिए आप हर साल डिजिटल सिस्टम का पालन करना होता है। ठीक है, बदलते नियमों के साथ तालमेल बिठाना होता है। जैसे कि एक संपन्न और डिजिटल प्लेटफॉर्म, डोट ने अपनी पेंशन प्रणाली को संपन्न जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया है। यह पारदर्शिता के लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए तकनीकी चुनौती पेश करता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है यार डिजिटल सिस्टम में क्या करना हुआ, कहाँ पेंशन मिलेगी, कैसे अपना नंबर डालेंगे, या फिर कैसे पेंशन मिलेगी हमें, हर एक चीज़ समझना बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट, जैसे कि जो पेंशन को जारी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र का जमा होना, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है, कि आप जिंदा हो या फिर मर गए, आपको पेंशन दे या नहीं दे। ठीक है, उसी के आधार पर होता है। इसमें भी एक चुनौती है, भले ही संशोधन हो चुका है, यदि पेंशन भोगी समय पर, आमतौर नवंबर में ही होता है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाती है कि नहीं भैया आप तो जिंदा हो ही नहीं, आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है कि नहीं। अब यहाँ पर भी तकनीकी बदलाव है, अब फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक आ रही है। पेंशन भोगियों को इन बदलते डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा, जो अपने आप में एक तनावपूर्ण काम है। ठीक है, देखा जाए कि माथापच्ची का काम है यार, कौन पूरा डिजिटलीकरण कर दिया सब दूर कि यार हमें पेंशन भी लेना है तो डिजिटल सिस्टम से लेना पड़ेगा, तो एक तरह की दिक्कत वाली बात होती है कि नहीं कि यार पुराने लोग जो नहीं जानते ये सब। ठीक है, और साइबर सुरक्षा का भी खतरा है। साइबर धोखाधड़ी यानी कि साइबर फ्रॉड भी एक बड़ी चिंता है, जहां जालसा यानी कि चोर लाइफ सर्टिफिकेट या पीपीओ नंबर अपडेट करने के बहाने पेंशन भोगियों की जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। देखिए दिक्कत यह है, सब जगह दिक्कत है। आपको बकाया मिल गया है यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पेंशन भोगियों की पेंशन, जो पेंशनर्स की चिंता है, सिर्फ बीते हुए कल के बकाये के बारे में नहीं होती है, बल्कि आने वाले कल की स्थिरता के बारे में भी होती है। ठीक है, तो भैया जो आपने सवाल पूछा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको भले पेंशन मिल गया हो, भले एरियर मिल गया हो, तो वो सेकंड पीआरसी के तहत मिला है, लेकिन अभी भैया थर्ड पीआरसी का जो पेंडिंग इशू है वो चिंता तो बनी हुई है। आप बोल रहे हो कि यार हमको सब कुछ मिल गया, हम क्यों माथापच्ची करें, क्यों इतना दिमाग लगाए, है ना। तो वो उसका जवाब यही है कि अभी थर्ड पीआरसी बाकी है, वो पेंडिंग में है, वो जब सोल्व हो जाएगी तो नई दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत है तो उसकी सोल्वीकरण भी है, मतलब उसको हल करने के लिए भी तो बैठे हैं हम, सोल्व भी हो जाएगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी आई होप आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।